जब भी हम हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़। बिल्कुल। लेकिन उन पहाड़ों की गोद में कुछ ऐसा भी है जो उनकी खूबसूरती में मतलब एक अलग ही जान डाल देता है। यहाँ की झीलें। हाँ, यहाँ की झीलें कुछ एकदम शांत, कुछ थोड़ी रहस्यमयी और कुछ तो वो इंसानी हाथों से बनी विशालकाय झीलें हैं। और ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े तालाब नहीं है ना, ये झीलें एक तरह से हिमाचल की पूरी कहानी कहती हैं। सही कहा। एक तरफ आस्था और प्रकृति के हजारों साल पुराने रिश्ते की कहानी है, तो दूसरी तरफ आजाद भारत के विकास की और हाँ, उसकी चुनौतियों की भी कहानी है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें दो अलग अलग दुनियाओं की सैर कराएंगे। एक तरफ है वो विशाल जलाशय जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, और दूसरी तरफ है वो पवित्र झीलें जिन्हें शायद प्राचीन मंदिर कहना ज्यादा सही होगा। और आज की हमारी खोज शायद ये समझने की है कि ये दोनों मंदिर एक साथ कैसे रह रहे हैं, या शायद ये समझने की कि क्या वो वाकई एक साथ रह भी पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक से, गोविंद सागर से। गोविंद सागर झील। इसका नाम सुनते ही भाखड़ा बांध की तस्वीर सामने आ जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर। और ये मंदिर मतलब वाकई बहुत विशाल है। इसे ऐसे समझिए कि ये झील इतनी बड़ी है, लगभग 168 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 168 वर्ग किलोमीटर? जी हाँ। और इसकी लंबाई स्लप्पड़ से लेकर भाखड़ा तक आप सोचिए 88 किलोमीटर है। आज ये वाटर स्पोर्ट्स और मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि गोविंद सागर देश का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का तालाब है, पर पिछले कुछ सालों में यहाँ मछली उत्पादन, हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, लगभग आधा यानी 50% तक गिर गया है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तरक्की के इस मंदिर में ऐसी क्या चुनौती आ गई? चुनौती का नाम है गाद। हाँ, मतलब सिल्ट। सिल्ट जी। हर साल लाखों टन मिट्टी और मलबा पहाड़ों से बहकर इस झील में जमा हो रहा है। अच्छा। और ये गाद मछलियों के जो प्रजनन की जगहें होती हैं उन्हें तबाह कर रही है, जिससे उनकी आबादी घटती जा रही है। और ये गाद आती कहाँ से है? ये आती है सतलुज नदी से, खासकर मॉनसून के दौरान जब बारिश अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी को बहाकर ले आती है। तो ये बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ इंसानी वजहें भी हैं? वजहें कई हैं और लगभग सभी इंसानी ही हैं। जैसे कि? देखिए, पहली वजह है नदी के ऊपरी हिस्सों में बने बड़े बड़े बांध, जैसे किन्नौर में करछम वांगतू और मंडी बिलासपुर सीमा पर कोल बांध। ये नदी के प्राकृतिक बहाव को बदलते हैं। दूसरी वजह है दरलाघाट, बागा और बरमाणा में सीमेंट फैक्ट्रियों की खदानें। वहां पहाड़ों को काटा जाता है। और तीसरी वजह है लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जो सतलुज और उसकी सहायक नदियों जैसे सीर, गंभर, इनके किनारे बन रही हैं। ये सब मिलकर पहाड़ों को कमजोर करते हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ाते हैं। और वो सारा मलबा आखिर में गोविंद सागर में ही जमा हो जाता है। बिल्कुल। मतलब जिसे हमने तरक्की का मंदिर समझकर बनाया था, वो विकास की अपनी ही परछाई के वजन तले एक तरह से घुट रहा है। खैर, इस नए मंदिर की चुनौतियों से निकलकर अब हम प्रकृति के प्राचीन मंदिरों की ओर चलते हैं, चंबा की दिव्य झीलों की तरफ। चंबा। तो सबसे पहले कौन सी झील? चलिए घड़ासरू झील से शुरू करते हैं। घड़ासरू झील? जी, ये चंबा जिले में है, टिस्सा से कोई 24 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से 3505 मीटर की ऊंचाई पर। 3505 मीटर? काफी ऊंचाई पर है जी। और इसकी परिधि लगभग 1 किलोमीटर है। इसका कोई सांस्कृतिक महत्व भी है? हाँ, स्थानीय लोग इसके किनारे एक काली मंदिर है, वहां पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अच्छा, अब चंबा की एक और बहुत प्रसिद्ध झील की तरफ बढ़ते हैं, खजियार। खजियार, जिसका नाम सुनते ही मिनी स्विट्जरलैंड याद आ जाता है। सही कहा। देवदार के घने जंगलों से घिरा एक हरा भरा मैदान और उसके ठीक बीच में एक खूबसूरत झील। और वहां खजियार नाग का एक पुराना मंदिर भी है, जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है ना? बिल्कुल। ये जगह समुद्र तल से 1951 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम मिला कैसे? ये कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। एक स्विस दूत थे, विलिपी ब्लेजर। वो 7 जुलाई 1992 को यहाँ आए और इसे आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का खिताब दे दिया। आधिकारिक तौर पर? जी।
उन्होंने वहाँ एक पीला स्विस हाइकिंग फुटपाथ साइन बोर्ड भी लगाया। अच्छा, वो पीला वाला साइन बोर्ड। हाँ, जिस पर लिखा है कि यहाँ से स्विस राजधानी बर्न की दूरी 6,194 किलोमीटर है। 6,194 किलोमीटर, कमाल है। और इसके साथ ही खजियार दुनिया का 160वां ऐसा पर्यटन स्थल बन गया। ये तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। और एक और बात, ब्लेजर अपने साथ यहाँ से एक पत्थर भी ले गए थे, जिसे बर्न में स्विस संसद के सामने बनी एक पत्थर की मूर्ति में लगाया गया है। मतलब स्विट्जरलैंड की राजधानी में हिमाचल का एक टुकड़ा मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह को भी, जैसा आपने पहले इशारा किया था, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, खजियार की झील में भी गाद और खरपतवार मतलब जंगली घास जमा हो रही है। अच्छा। इसकी एक अनोखी बात यह है कि इसमें एक छोटा सा द्वीप है जो तैरता रहता है, लेकिन अब ये गाद और घास इतनी बढ़ गई है कि झील का आकार सिकुड़ रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? गोविंद सागर तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन खजियार जैसी नाजुक जगह को कैसे बचाया जा सकता है? यहाँ के लिए विशेषज्ञों ने एक तकनीक सुझाई है, वेट ड्रेजिंग। वेट ड्रेजिंग, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि झील को सुखाए बिना पानी के अंदर ही मशीनें डालकर धीरे धीरे वो जमी हुई गाद और खरपतवार को बाहर निकालना। सही। और साथ ही इस पूरे इलाके को विशेष विकास क्षेत्र घोषित किया गया है और इसकी देखरेख के लिए एक खजियार विकास बोर्ड भी बनाया गया है। तो यहाँ कोशिश ये है कि विकास और संरक्षण साथ साथ चलें। चलिए चंबा में ही आगे बढ़ते हैं, लामा डल झील के बारे में बात करते हैं। लामा डल ये धौलाधार रेंज की भीतरी ढलानों पर है, चंबा से लगभग 45 किलोमीटर दूर, और ये असल में 7 झीलों का एक समूह है। 7 झीलों का समूह? जी। इनमें सबसे बड़ी है लामा डल झील, जो 3,962 मीटर की ऊंचाई पर है। और ऊंचाई पर? हाँ, और इसका क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया। अच्छा। जी। स्थानीय गद्दी जनजाति जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ आती है, आस्था का एक और बड़ा केंद्र। और इसी तरह मणिमहेश झील भी है। हाँ, मणिमहेश, इसका नाम सुनते ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। बिल्कुल। ये झील भरमौर से 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे 3,950 मीटर की ऊंचाई पर है। कैलाश पर्वत के चरणों में है। आप सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक शांत पवित्र झील जिसके पीछे विशाल कैलाश पर्वत खड़ा हो। मान्यता है कि इस झील की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं और इसे देवी काली का आशीर्वाद मिला हुआ है। और हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है ना? हाँ, अगस्त या सितंबर के महीने में हजारों श्रद्धालु मुश्किल चढ़ाई चढ़कर यहाँ आते हैं। ये सिर्फ एक झील नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता प्रतीक है। चंबा में झीलों का ये खजाना वाकई हैरान करने वाला है। एक और है महाकाली झील। जी, महाकाली झील ये चंबा के चुराह क्षेत्र में है, समुद्र तल से 3,657 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आकार में खजियार और मणिमहेश झील से थोड़ी बड़ी है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये देवी काली को समर्पित है। और एक झील है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, चंद्रकूप झील। इसके बारे में कहा जाता है कि ये धौलाधार रेंज की सबसे ऊंची झील है। हाँ, ये झील करीब 3,450 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये है कि यहाँ गर्मियों के मौसम में भी झील के पानी में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते हुए दिखते हैं। गर्मियों में भी? जी हाँ, वो नज़ारा भुलाए नहीं भूलता। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और ये ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। शायद इसीलिए ये आज भी अपने सबसे असली और साफ रूप में मौजूद है। चंबा की इन अद्भुत झीलों के बाद अब हम कांगड़ा जिले की ओर बढ़ते हैं। वहां भी एक मशहूर झील है जिसका नाम तो कश्मीरी है पर पहचान पूरी तरह हिमाचली है। डल झील। डल झील, सही कहा। ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और देवदार के पेड़ों के बीच 1775 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे किसी और नाम से भी जानते हैं? हाँ, इसे भागसू नाग झील भी कहते हैं। अच्छा, भागसू नाग। जी, और ये झील भी स्थानीय लोगों की आस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? माना जाता है कि यहाँ भगवान द्रिवेश्वर का मंदिर है जिसे अगस्त्य ऋषि ने बनवाया था। और यहाँ भी कोई मेला लगता है? हाँ, हर साल जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यहाँ राधाष्टमी का एक मेला लगता है जो इस इलाके का एक बड़ा त्योहार है। तो ये झील एक तरफ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और दूसरी तरफ स्थानीय समुदाय के लिए एक पवित्र जगह भी। बिल्कुल। तो आज हमने हिमाचल की झीलों की 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें देखी। एक तरफ गोविंद सागर जो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है लेकिन आज अपनी ही बनाई चुनौतियों से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ खजियार, मणिमहेश और डल जैसी झीलें हैं जो हजारों सालों से
प्रकृति और आस्था का केंद्र रही हैं, पर अब उन पर भी आधुनिक दुनिया का असर दिखने लगा है। और ये हमें उसी सवाल पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी कि ये नए मंदिर और प्राचीन मंदिर एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, गोविंद सागर में मछली का कम होना सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी है। और खजियार का क्या? वहीं खजियार में गाद का जमा होना हमें बताता है कि सिर्फ भारी उद्योग ही नहीं बल्कि अनियंत्रित पर्यटन भी प्रकृति पर बोझ डाल सकता है। ये एक बहुत अहम बात है। संरक्षण और प्रगति के बीच का संतुलन, ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। सवाल ये नहीं है कि विकास करें या ना करें, क्योंकि विकास तो जरूरी है। असली सवाल ये है कि हम विकास का मतलब क्या समझते हैं। क्या भाखड़ा जैसे नए मंदिर बनाना ही एकमात्र रास्ता है, या खजियार और मणिमहेश जैसी जगहें हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी तरक्की की रफ्तार हमारी इस अनमोल विरासत की आवाज को दबा ना दे। बिल्कुल, यही सवाल।